नमस्ते साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे करवाने जा रही हूँ, जो न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बट बहुत उपयोगी भी है और बहुत कुछ मेरे को लगता है कुछ नई बातें भी आप सबको सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी और जो कि हमारी लाइफ में बहुत काम में भी आने वाली है। तो मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ज़ैनब सामीवाला से। नमस्कार ज़ैनब जी। नमस्कार। और जो ज़ैनब है ये है साइकोथेरेपिस्ट, इसके साथ ही वो मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं और साथ ही उनका स्पेशलाइजेशन है आर्ट एंड प्ले थेरेपी में। तो सोचिए कि बिल्कुल साइकोलॉजी, हमारे मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें वो बताएंगी और जिसमें कि उनकी कलर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ये सारी बातें उसमें आएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़ैनब। तो मुझे बताइए कि ये तो बड़ा, यानी आपका जो सब्जेक्ट है ये हमको थोड़ा साइको थेरेपिस्ट आप हैं, थोड़ा समझाइए ये क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज बुलाया और आपने दिलचस्पी रखी मेरे सब्जेक्ट को जानने की। तो साइकोलॉजी बेसिकली इट इज़ एक ह्यूमन के, इंसान के बिहेवियर को समझती है। ये पूरा एक साइंस है जिसके अंदर अलग अलग मॉडलिटीज आती है। जैसे आर्ट थेरेपी है, प्ले थेरेपी है, साइकोथेरेपी है। तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं जाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं तो उसको रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। बिल्कुल। स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो स्कूल काउंसलिंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी। So psychology as a whole is the study of human behavior in different settings, in different arenas of life. हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग सभी जानते हैं और बहुत सुनते हैं कि भाई ये साइकियाट्रिस्ट हैं, अभी हम सुनते ये साइकोलॉजिस्ट हैं, पर आपका जो आपकी जो लाइन है जिसमें कि आर्ट भी आ रहा है, कलर भी आ रहा है, तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि भाई ये आर्ट, कलर और इससे आप क्या मनोविज्ञान जानते हैं। तो थोड़ा सा बताइए भाई, कलर इसमें कहाँ आ गए और क्या बता रहे हैं ये कलर। ज़रूर मैं बताती हूँ। हम एज अ काउंसलर, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बात ही नहीं करना चाहते। एंड बेसिकली साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर की जॉब होती है एक टॉक थेरेपी देना। सो अभी इमेजिन करिए अगर आप आ रहे हो मेरे सामने और आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या समझूं कि आपको किस चीज की डिफिकल्टी है, आपको क्या बॉदर कर रहा है, आपका मानसिक संतुलन कैसा है, तो मैं आपको कैसे हेल्प करूं जी। तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपी इज द टेक्निकल टर्म, ऑल्टरनेटिव थेरेपी। तो साइकोलॉजी में भी ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है। अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग हम लोग क्या और किस चीज से फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें ये आर्ट थेरेपी इज अ सब पार्ट ऑफ थेरेपीज इन साइकोलॉजी। सो आर्ट थेरेपी के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। मतलब आपको, मतलब ड्राइंग से लेके कौन से कलर्स आपने यूज किए हैं, कलर्स क्या आपके बारे में बताते हैं, कैसे ड्राइंग आपने की, कैसा माउंटेन बनाया, कैसा सन बनाया, यानी एक माउंटेन भी आपको बतलाता है कि एक उस व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या है। एक कलर भी आपको जो बता रहा है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल थोड़ा दीजिए। श्योर। ये एक एग्जांपल है। सो ये ड्राइंग इज एन ये एक एग्जांपल है कलर्स की भी और फिगर्स की भी। तो अगर इनमें से हम देखने जाए तो ये ड्राइंग से मेरी ये इंटरप्रिटेशन है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ द कलर्स ही हैज यूज्ड एंड द स्ट्रक्चर विच ही हैज मेड। अगर आप यहाँ देखें तो उन्होंने स्टिक फिगर में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे फ्लावर्स है, स्टार्स है एंड दिस इज अ सन। सन तो बेसिकली हम लोग उसको ऐसे ही सिंबलाइज करते हैं दैट सन इज वेरी रेडिएटिंग एंड अ वेरी पावरफुल थिंग, yet it is dangerous also. So this is exactly something my client has drawn. और दूसरा एग्जाम्पल ये है
अच्छा, सो ये एग्जाम्पल बेसिक है हाँ, ऑफ कलर साइकोलॉजी। अच्छा। तो अगर अभी आप देखेंगे तो इट इज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ कलर्स, ओके, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल है, इसमें ऑरेंज है, मल्टी कलर, ये इट इज मल्टी कलर। Yeah. तो इससे एक नजर में ही अगर हम लोग इसको देखते हैं हाँ. तो इट इज सेड कि दिस पर्सन इज वेरी वाइब्रेंट हाँ हाँ, एंड वेरी पॉजिटिव। ओके। बट अब हर एक कलर की अलग अलग सिग्निफिकेंस अच्छा, है। यदि मान लो किसी ने काला कलर किया तो क्या क्या सिग्निफाइज करेगा? ब्लैक बेसिकली सिग्निफाई करता है सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। अच्छा, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, हाँ, ऐसा। हाँ, तो कभी हमारे ऐसे भी हाँ, रहता है मन, जैसे आज मैं इंटरव्यू पे लिए आपके पास आई हूँ, तो आज मैंने कुछ कलरफुल शर्ट पहना है बिकॉज अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। Okay. सो माई मूड टुडे इज वेरी कलरफुल एंड Okay. वेरी एनर्जेटिक। Okay. सो आई एम वेयरिंग समथिंग दैट इज वेरी कलरफुल, या तो सिमिलरली हम हाँ, ऐसे चीजों को माइंड में रखते हैं। अच्छा। दिस इज बेसिक्स ऑफ कलर साइकोलॉजी। अच्छा, और ये तो कोई व्हाइट पहने तो? White also dedicates simplicity and detachment कहीं ना कहीं। ओके, ओके। Usually it's an ambiguous tone का कलर। अच्छा अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि तुम जो भी सारा ये कलर का जो देख रही हो, समझ रही हो, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करती हो? मतलब जैसे तुम बच्चों के कुछ साइकोलॉजी पढ़ने के लिए करती हो, हाँ। या कोई पेशेंट हो या कोई बड़े हो, तो ये थोड़ा बताओ। तो आर्ट थेरेपी और कलर साइकोलॉजी जो है हम कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एज ग्रुप के ऊपर हम एडमिनिस्टर करते हैं। ओके। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस। अच्छा। जैसे अगर अभी आप मेरे पास आए, मैं हाँ। आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ हाँ। और मैंने आपको और अच्छे से जानने के लिए आपकी इमोशनल स्टेट, अच्छा। बेसिकली अगर आप ये सब देखते हैं, हाँ, हाँ। जो मैं सैंपल्स लेकर आई हूँ, हाँ, हाँ। दीज आर इमोशनल एक्सप्रेशंस। ओके। ये ऐसी चीजें हैं जो आप शायद वर्ड्स में मुझे ना बताएं, लेकिन तो हमारे जो yes, इमोशंस है, जो हम नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको वो आप पेपर के फॉर्म में ले रहे आप हो, उसको पढ़ लेती हैं। हाँ। और मैं छोटे से छोटे लाइंस है, हाँ। कौन से कलर्स है, कैसे डॉट्स लगाए हैं, अच्छा। आपने कौन सी चीज कैसे की है, हाँ, हाँ, हाँ। बिकॉज हर एक चीज का रूल्स रेगुलेशंस होता है। ओके। सो वो चीज को, प्रीसेट रूल्स को देखते हुए आपने क्या किया है, मेरा काम है उसको इंटरप्रेट करना। अच्छा, तो ये जो तुम एक काम कर रही हो ज़ैनब, तो वो थोड़ा मेरे को बताओ कि जैसे तुम्हारे शायद घर में एक पूरा तुमने बच्चों के लिए शायद एक प्ले रूम बनाया हुआ है। Yes. जहाँ आप थेरेपी देती हैं। Yes. तो ये थोड़ा इस बारे में बताओ। राइट। सो मैं आई एम द फाउंडर ऑफ कलाइडोस्कोप बाय ज़ैनब। अच्छा। सो कलाइडोस्कोप बाय ज़ैनब मेरी ओन प्रैक्टिस है मेंटल अरे वाह, हेल्थ वेरी की। गुड। तुम इतनी कम एज में तुम अपना खुद का कुछ कर रही हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। इट इज ऑल द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई वुड से। तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस है जहाँ पे मैं काउंसलिंग देती हूँ, थेरेपीज देती हूँ, प्लस आई एम इनटू रिसर्च। मैं रिसर्च ब्लॉग्स लिखती हूँ और नए नए टॉपिक्स से लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू मैं उनको इंसाइट्स देती हूँ, डे टू डे सिंपल टेक्निक्स जो आप बैठे बैठे कोप अप कर सकते हो। ओके। तो आर्ट थेरेपी और प्ले थेरेपी को कंडक्ट करने के लिए जी, हम लोग को एक क्लिनिक या एक स्पेस की जरूरत पड़ती है। ओके। जहाँ पे आर्ट का एक सेक्शन रहता है और प्ले का एक सेक्शन रहता है। आर्ट के सेक्शन में हम लोग सब आर्ट मटेरियल्स और सप्लाईज रखते हैं आर्ट के, जैसे पेन्स है, कलर्स है, then we have papers, different types of papers, Okay. basic stationeries, वो सब चीज रखते हैं। अच्छा। उसमें ग्लू भी है एंड सिजर्स एंड एवरीथिंग। अलग अगर आपको कुछ भी बनाना हो, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी फ्री एंड ओपन एंडेड। अच्छा, तो ये वहाँ पर कौन सा एज ग्रुप आता है? यूजुअली मैं बच्चों के साथ करती हूँ, बट इट इज सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप। ये एक्चुअली एक स्टिग्मा है कि आर्ट थेरेपी तो हम लोगों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है, तो बच्चों की चीज है। बट मुझे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स बड़ों में से ही मिलते हैं, बिकॉज बच्चे तो बोल देते हैं, हम बड़े अपनी इतनी मन की बातों को नहीं बताते हैं। करेक्ट। तो वो एक सेटअप रहता है। आप जो भी सेटअप किया है उसमें दोनों ही, यानी छोटे बच्चे हो या बड़े हो, दोनों के लिए ही वो है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे बच्चे हैं वो जब आते हैं तो आप किस तरह से वो उनके साथ कैसे वो जो थेरेपी का कैसे यूज करती हैं? ओके, तो जब बच्चे आते हैं तो बच्चों का क्या है कि इट इज द पेरेंट्स जिनको लगता है कि मेरे बच्चे को शायद कोई बिहेवियरल इश्यू है, कोई एंगर इश्यू है, या कुछ भी इमोशनल एक्सप्रेशन में कोई डिफिकल्टी है। अच्छा। तो वो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और मैं बच्चों को फिर बुलाती हूँ फॉर अ काउंसलिंग सेशन।
वो बच्चों को पता नहीं होता कि वो लोग एग्जैक्टली किस चीज के लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं स्टार्ट कर, अब जैसे मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर बच्चा इमोशनल एक्सप्रेशन उनकी नहीं है एंड ही हैज अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज। ओके, तो वो चीज को माइंड में रखते हुए मैं वो बच्चों की वैसे एक कस्टमाइज्ड थेरेपी की प्लान बनाती हूँ। और वो बच्चे को एड्रेस करने के लिए, उनकी नीड्स केटर करने के लिए मैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज देती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे पास आया था जिनको काफी एंगर इश्यूज थी। अच्छा। और हर चीज में वो बच्चा मुझे मना करता था, नहीं नहीं नहीं। ओके। तो अब वो बच्चे को केटर करने के लिए मैंने उसको पहले एक मेडिटेशन करवाया। अच्छा। मेडिटेशन से उसको ग्राउंड किया। ओके। उसके बाद मैंने उनको एक प्रॉम्प्ट दी कि ठीक है, चलिए आप मुझे एक हाउस, ट्री और पर्सन बना के दो। बस मेरा काम रहता है एक प्रॉम्प्ट देना। अब आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके आप बनाएंगे। और फिर मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ। आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन आई गिव देम बेसिक टेक्निक्स टू कोप अप, कि अगर आप एंगर है तो आपको एंगर से कैसे ओवरकम करना है। तो फिर आप उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करती हैं? यस, आई टॉक टू द चाइल्ड। पहले तो बच्चे से ही बात करती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उनको गाइड करती हूँ। एंड देन आफ्टर दैट बच्चों के साथ क्या है कि वी नीड अ फॉलो अप फ्रॉम द पेरेंट्स। करेक्ट। तो पेरेंट को भी बताती हूँ कि ये बच्चा को, मैंने आपके बच्चे को ऐसा सजेस्ट किया है, आई वुड वांट यू आल्सो टू बी ऑन द सेम लेवल। करेक्ट, सो दैट इट वर्क्स। अच्छा, तो ये जो थेरेपी है ये कब तक आपकी चलती है, कितना टाइम लगता है, और फिर उसके बाद काउंसलिंग के बाद कितना समय लगता है जब वो उनके बिहेवियर में चेंजेस आए? ओके, सो ये बेसिकली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, तो टिपिकल अगर एक थेरेपी का सेशन हो तो वो 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम रहता है। अच्छा। जिनके अंदर हम लोग सेशंस लेते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स प्रॉब्लम। ओके। अभी जैसे अगर आपकी कोई एकदम छोटी सी इश्यू है तो वो शायद 2 सेशन या 3 सेशन में भी आपको सिर्फ उतना ही टाइम लगे। करेक्ट। बट जो जिनका एकदम कोई डिसऑर्डर है या जिनको कोई ज्यादा तकलीफ है, बहुत एंटेंगल्ड है, तो उनको शायद 10 सेशंस भी लग सकते हैं और बहुत महीने भी लगा देते हैं। ओके ओके। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम। ओके ओके। अच्छा, तो ज़ैनब, ये तुम्हें कैसे आइडिया आया कि तुम इसमें ये कोर्स करो या इसमें तुम अपना स्पेशलाइजेशन करो, ये कैसे तुमको लगा? सो मैं क्लास 11 से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ जी। सो टिल द टाइम मैं बैचलर्स में थी तब तक तो साइकोलॉजी ही था। अच्छा। दैट यस, मेंटल हेल्थ वाज माय पैशन। ओके। बट आई वॉज ऑल्सो इनटू क्रिएटिव आर्ट्स। लाइक मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, आई मेक ड्राइंग, स्केचिंग, पेंट करती हूँ। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट कंबाइन बोथ माय पैशन, दैट इज क्रिएटिव आर्ट एंड मेंटल हेल्थ। तो फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सब चीज सर्च किया कि ये चीज है कि नहीं, बिकॉज कलर साइकोलॉजी शायद सबको पता है, आर्ट थेरेपी एंड आर्ट थेरेपी के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। तो आई जस्ट लुक्ड अप एंड देन आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ चांस। थोड़ा रीड किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, देन आई टुक अप द कोर्स। तो इसमें तुमने कहाँ से ये कोर्स को ये किया? So, मैंने ये कोर्स तो कलकत्ता से किया हुआ है। साइकोजेनेसिस रिसर्च फाउंडेशन है, वहाँ से भी किया हुआ है। और एक मैंने सर्टिफिकेशन ली है फ्रॉम साइकोफ्लेक्स एंड साइको शिक्षा। So these are basically organizations जो साइकोलॉजिकल एजुकेशन देते हैं लोगों को with a certification from the government to practice। अच्छा, तो अभी इस चीज को तुम कहाँ तक लेके जाने वाली हो? नहीं, अभी तुम ये कर रही हो, बट इसको तुम और क्या इसमें डेवलप करना चाहोगी? तो वेल मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को भी अपस्किल करना एज अ साइकोथेरेपिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम करंटली इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी आल्सो। और आगे मेरी ये विश है दैट इन फ्यूचर आई एम wanting to open up my personal space like a clinic where I cater to art therapy also, where I cater to play therapy also, and create my own स्पेस जिससे लोगों को अवेयरनेस बढ़े। एंड वो स्टिग्मा जो रहता है कि मेंटल हेल्थ इज जस्ट फॉर पीपल हु आर मैड, बट वो नहीं है। एक्चुअली मेरे जैसे लोग, मैं एज अ काउंसलर भी, मुझे भी एक काउंसलर की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं। और ज़ैनब, आजकल जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, क्योंकि लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें इतना स्ट्रेस दे देते हैं ना,
तो वो सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसी आती है कि भाई कैसे मेंटल पीस मिले। उनके पास पैसा होता है, घर होता है, सारी सुख सुविधा के बावजूद वो पीस नहीं होता है। यस। तो मेंटल पीस के लिए भी जैसे आप लोगों की थेरेपी से बहुत फ़ायदे मिलते होंगे, तो ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ तुमसे एक बात पूछनी थी कि प्ले थेरेपी क्या होती है? अच्छा, तो प्ले थेरेपी एज द नेम सजेस्ट, प्ले, जैसे खेलना बोलते हैं। तो ज़्यादा प्ले थेरेपी हम लोग बच्चों पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज बच्चों का क्या है कि दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस। हम जैसे अभी इतनी वार्तालाप कर रहे हैं, शायद बच्चे इतना नहीं बोल सकते। करेक्ट। तो प्ले थेरेपी ऐसा है कि उसमें हम बच्चों को उनके एनवायरनमेंट में रखते हैं, वेयर दे आर प्लेइंग, ओके, देयर आर टॉयज, देन देयर आर डिफरेंट एपरेटस जिससे वो खेलते हैं। अच्छा। एंड फिर हम लोग उससे एनालाइज करते हैं कि ये बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आर्ट सेटिंग होती है, वैसे ही हमारे पास एक प्ले रूम है। ओके। मेरे घर पे मैंने एक सेटअप किया हुआ है प्ले रूम का। अच्छा। वो प्ले रूम में पपेट्स है, डिफरेंट गेम्स है, टॉयज है, आर्ट के भी मटेरियल्स है, बिकॉज आर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्ले। वो रूम में आपने सब सेट। यस, सैंड प्ले, एवरीथिंग एल्स। अच्छा। सो वो सब अब रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अगेन, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, किस चीज से उनको गाइडेंस चाहिए, क्या आगे उनके प्रॉब्लम में हेल्प करे, तो वो हम लोग वहाँ पे रखते हैं एंड बच्चों को इनकरेज करते हैं प्ले करना। तो मतलब जब वो करते रहते हैं तो तुम कुछ नोट करती हो, ये क्या है? कैसे यानी इतने बच्चों में तुम एक एक बच्चे को कैसे पढ़ लेती हो? डेफिनेटली। सो ग्रुप थेरेपी में भी होता है और ये इंडिविजुअल सेशन भी देते हैं। आपने जैसे ग्रुप का बताया, तो ग्रुप में यूजुअली हम लोग एक डायरेक्टिव प्ले थेरेपी देते हैं। अच्छा। प्ले थेरेपी का भी दो अप्रोचेस है। अच्छा। एक डायरेक्टिव है, एक नॉन डायरेक्टिव। ओके। डायरेक्टिव थेरेपी हम लोग ग्रुप में देते हैं। अच्छा। जहाँ पे मैं पहले से ही मेरी प्रिपेयर करके रखती हूँ कि ये एक्टिविटी मुझे करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, बलून गेम खिलवाना है। ओके। तो हर बच्चों को बलून देना है, हर बच्चे से गेम ये वाली खिलवानी है। ओके। तो मुझे पता है कि इसका एम क्या है। अच्छा। इसका ये क्या है। अच्छा। और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं? हाँ, और ऑब्जर्वेशन के लिए मैं एक शीट मेंटेन करती हूँ, जिसके अंदर मैं लिखती हूँ कि बच्चा बिफोर द सेशन कैसे मूड से आया था, आफ्टर द सेशन बच्चे में क्या चेंजेस मैंने देखे, व्हाट आर द प्रेपरेशंस व्हिच आई डिड फॉर दिस सेशन, और क्या चीज मुझे उनको एज अ टेक अवे देनी है, क्या पीस ऑफ एडवाइस मुझे उनको देना है। अच्छा। सो वाइल दे आर प्लेइंग, ऑब्वियसली जब बच्चे खेलते हैं तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते, सो इट इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन वेयर दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। अच्छा। और वैसे ही इंडिविजुअल, जैसे अगर एक ही बच्चा आता है तो हम लोग उसको नॉन डायरेक्टिव रखते हैं। ओके। नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी ये है कि मैंने उनको एक रूम में ले गई मैं, और वहाँ पे सब टॉयज हैं। नाउ द बच्चों को जो इंटरेस्ट करता है, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल टेक दैट एंड विल स्टार्ट प्लेइंग विद। ओके ओके। तो जैसे आपके पास कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है, उनका भी काम तो यही रहता है, लेकिन वो अलग तरीके से अपना ये थेरेपी देते हैं। तो क्या कभी आप लोगों का आपस में भी कुछ इस तरह से रहता है टाई अप की आपका कोई पेशेंट है जिसको इस तरह से आप हैंडल कर रही हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए? ऐसा? सो आपकी बात एकदम, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, वी ऑल वर्क इन अ टीम। ओके। बिकॉज साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स जो है वो थेरेपीज और टॉक थेरेपीज देते हैं। अच्छा। दैट इज नॉन मेडिकल। ओके। तो इसीलिए अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में गई। अच्छा। और रिहैबिलिटेशन सेंटर में इफ आई एम डीलिंग विद अ पर्सन हु इज इन डिप्रेशन, ओके, और उनका डिप्रेशन में ही माइट बी टेकिंग पिल्स, तो ही रिक्वायर्स अ साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो फॉर हिज मेडिकल डोजेज। ओके। एंटी डिप्रेसेंट्स के डोजेज क्या है, कितने फ्रीक्वेंटली लेना है, दैट अ साइकाइट्रिस्ट कैन बेटर गाइड हिम। अच्छा। एंड वेयरएज अ साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट लाइक मी एंड काउंसलर्स प्ले रोल, हम लोग उनसे बात करते हैं, टॉक थेरेपी के थ्रू उनको मॉडिफिकेशंस देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस देते हैं। बहुत सो वी ऑल हैव टू वर्क इन अ सिंक। ओके। लेकिन देखो ये कितना अच्छा है, क्योंकि पहले के समय में इतने मतलब काफ़ी टैलेंटेड लोग भी कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम आने की वजह से उनको कोई समझ नहीं पाता था,
और वो प्रॉब्लम में ही वो उनका ज़िंदगी निकल जाती थी। पर आज जो ऐसा है कि बच्चे से लेके बड़ों तक, और जैसे वर्क प्रेशर है तो लोग आपके पास आ सकते हैं, यदि घर में कोई झगड़े या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो भी आप लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आता है? यस, हर एज ग्रुप अभी तक मेरे पास आ चुका है। अच्छा, प्रॉब्लम्स को लेके। वेदर वो यंगेस्ट बच्चे मेरे पास 2 साल से भी थे। अच्छा, और ओल्डेस्ट भी मेरे पास अब द एज 80-85 के भी आ चुके हैं। 80-85 के भी? यस। सो एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि हम सबको काउंसलर्स की जरूरत है, बिकॉज आई पर्सनली एज अ काउंसलर आई फील दैट टॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन रादर देन एनी मेडिसिन। दवाई, सबसे बड़ी दवाई है बात करना, मन की बात करना, शेयर करना। अभी आप शेयर तो किसी और से भी कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर से कर सकते हो, या आपके पार्टनर से कर सकते हो, आपके पेरेंट्स से भी कर सकते हो। बट देयर आर टाइम्स व्हेन आपको कोई समझता नहीं, और आपको लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स में वी काउंसलर्स प्ले अ बिग रोल टू सॉल्व, बिकॉज वी नो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स। और अब लोगों ने ना ये सब काउंसलिंग लेने के लिए शर्माना भी नहीं चाहिए। जो पहले था कि अरे भाई हमको क्या हुआ है, हम यदि जाएंगे तो लोग बोलेंगे इनको तो कोई प्रॉब्लम है, ये जा रहे हैं। लेकिन आजकल लोग आराम से जाने लगे। मेरे ख्याल से अभी परसेंटेज बढ़ा होगा। अभी परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में तो उनको मैंडेटरी ही है दैट दे हैव टू गो टू मेंटल हेल्थ काउंसलर। बट इंडिया में अभी भी देयर आर एरियाज लाइक, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूं तो 90% में अभी भी उतना ही स्टिग्मा है कि नहीं हम लोग पागल नहीं हैं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना, ये तो पागलों की ही चीज है। हाँ, साइकोलॉजी बोली तो समझते ही नहीं है। यानी क्या है, देखो अपने बॉडी में कई तरह की बीमारियां अलग अलग पार्ट में होती हैं, उसके लिए वो कितना भी इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जैसे बाकी पार्ट है वैसा हमारा ब्रेन भी है। एंड आई थिंक एंड आई फील पर्सनली एंड इट इज अ फैक्ट कि ब्रेन इज द वेयरहाउस ऑफ द एंटायर बॉडी। करेक्ट। तो जब अगर आप अपने ब्रेन का ही टेक केयर नहीं कर रहे हो बाकी का, तो बाकी में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल। दैट इज, वो बॉडीली भी दिखता ही है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे एकदम एंजाइटी हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो माई एंजाइटी, माई थिंकिंग इन द ब्रेन कैन लीड टू अ स्टमक पेन। करेक्ट। तो मेरे साथ तो होता है, इट इज लिंक्ड। इसको हम लोग सोमैटोफोम सिम्टम बोलते हैं। अच्छा, कि मेरे माइंड में जो भी चल रहा है तो वो मुझे फिजिकल बॉडीली चेंजेस मुझे तुरंत पता चल जाती है। तो ऐसे तुम ज़ैनब और भी कुछ बताओ, कुछ ऐसे एग्जांपल। जैसे अभी तुमने बोला एंजाइटी हुई तो तुमको पेट में प्रॉब्लम आ जाती है। यस। तो ऐसे कुछ और, जैसे हमें डर लगती है कोई भी चीज से, व्हेन वी आर स्कैर्ड, तो हम लोग एकदम शेक करना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे, आप देखोगे आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, आपके हैंड्स ऐसे ट्रेमर करेंगे, और आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी। करेक्ट। पैल्पिटेशंस होने लगेंगे। तो अभी ये अगर करेक्टली फिगर आउट नहीं हुआ तो दैट कैन लीड टू बॉडीली प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम भी आपकी वो इंक्रीज होती रहेंगी। करेक्ट। तो ये जैसे जो तुम जो थेरेपी दे रही हो, तो क्या ये कोई स्कूल से भी आप कनेक्टेड हैं, या ऐसा आप कहीं बात करेंगी कि जैसे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको यदि शुरू से यदि उनको इस तरह की काउंसलिंग मिलती रही तो वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं? यस, मेरा एम तो है। करंटली आई एम नॉट with in collaboration with any school, कोई भी स्कूल से मेरा अभी कोई कोलैबोरेशन नहीं है। बट जैसे आपने मुझे पूछा था कि मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, तो दिस इज द सेकंड पर्सपेक्टिव दैट आई हैव टू कनेक्ट विद स्कूल्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आर द मोस्ट नीडेड, क्या क्राउड बोलते हैं जिनको। बात क्या है कि ये बच्चे जो हैं ये इनको ही आगे पूरी जिंदगी ये करना है, तो शुरू से यदि उनका मेंटल सेटअप ठीक रहा तो वो लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल, और कई प्रॉब्लम्स भी आई ना तो उसको वो ज़्यादा इजीली टैकल कर सकते हैं। मैं एक स्कूल में पहले काम करती थी,
तो उसमें मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके घर पे इमोशनल अब्यूज हो रहा है, जिनके घर में फिजिकल अब्यूज भी हो रहा है, मतलब बच्चों पे ही फिजिकल अब्यूज हो रहा है। अब वो बच्चा इतना सहमा हुआ जब स्कूल आता है और फिर स्कूल से घर नहीं जाने मांगता है। अच्छा, तो वो चीज इंट्रोस्पेक्ट की मैंने। फिर उनसे पता चली कि ठीक है घर पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आई फील कि हर स्कूल में, एटलीस्ट इफ वी कंसिडर इंडिया, तो हर स्कूल में एक काउंसलर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिकॉज बच्चे जो बात अपने माँ बाप को ना बताए, डरते हो, शायद वो आपसे बता के। मतलब फॉरेन कंट्रीज में ये है, वहाँ पे काउंसलर रहते हैं और बच्चे अपने घर में होने वाली कोई प्रॉब्लम जो है, जो उनको लगता है कि उससे उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो जाके बताते। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि कुछ बच्चे ऐसे थे एक फैमिली के, जहाँ की ऐसा हो रहा था कि हमेशा पेरेंट्स उनके पीछे लगे रहते थे, ऐसा करो, ये करो, वहाँ मत जाओ, ये ऐसा मत करो। तो ऐसे वक्त पर क्या हो गया कि वो जो बच्चे थे वो अपने स्कूल में जाके उन्होंने अपने काउंसलर को बताया कि हमारे पेरेंट्स दिन भर हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमको कुछ फ्रीडम ही नहीं है। तो उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया और उनसे बात करी और पेरेंट्स को वार्निंग दी कि ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। यानी वहाँ पर बच्चों की साइकोलॉजी का बहुत ख्याल रखा जाता है। यस जी, तो ये सब हमारे यानी इंडिया में आई थिंक इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड आई होप कि इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ हमें और एडवांसमेंट्स देखने मिले, बिकॉज अभी तक इट इज स्टिल अ स्टीरियोटाइप एंड स्टिग्मा। आई एज अ काउंसलर आई वुड really encourage parents कि consider therapy and counseling for your child. Correct. Because शायद आपको भी ना पता हो आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड हम साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एविडेंस से मैं बात कर रही हूँ, बहुत रिसर्चेस ने ये इसको पब्लिसाइज किया हुआ है कि आप बचपन में जो फेस करते हो that shapes your personality in the later years. बिल्कुल, वो इम्पैक्ट जो उस समय पड़ा रहता है वो बाद में वैसी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो इसमें कॉन्फिडेंस वगैरह भी काफी बढ़ते होंगे बच्चों के यदि थेरेपी ली तो, है ना? राइट, डेफिनेटली। सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ देन you will see the world with a larger picture. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ैनब, और तुम्हारा कुछ बताने का, तुम्हारे फील्ड में इतनी चीज़ें कि शायद हमें इतनी पता ना हो, क्योंकि एक न्यू फील्ड है, तो इसकी कई नई बातें हो सकती हैं। यदि आप बताना चाहें तो आप बता सकती हैं। तो कुछ आप बता सकती हैं। तो यही है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है मुझे। लाइक 3 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत वेरिड केसेस आए हैं। जैसे एक केस मेरे पास सुसाइडल टेंडेंसी का भी था। अच्छा। जहाँ पे द पर्सन इज वांटिंग टू कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज उनको पीयर प्रेशर बहुत था। ओके, अच्छा। तो पीयर प्रेशर की वजह से कंफर्म नहीं कर पा रहे थे टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। अच्छा। सो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, बट बिफोर दैट उन्होंने सोचा कि चलो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, वेरी गुड। सो या तो नया तो ये फील्ड में बस यही है कि एवरी डे वी एज काउंसलर्स ऑल्सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू upskill ourselves, correct, to understand each and every generation that is coming to us. Yes. और आर्ट थेरेपी, प्ले थेरेपी, ये ऐसी उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे थेरेपी है, जैसे आपने सुना होगा म्यूजिक थेरेपी है, डांस, ड्रामा थेरेपी। बिल्कुल। तो हम लोग ये सब चीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं टू डिलीवर द बेस्ट थेरेपी एंड नीड। वेरी गुड। मी, आई पर्सनली, आई कंबाइन साइकोथेरेपी, आर्ट थेरेपी, प्ले थेरेपी एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक, सब चीज मिला के, टॉक थेरेपी को सब चीज मिला के आई कस्टमाइज अ प्लान, ट्रीटमेंट प्लान फॉर माय क्लाइंट। वेरी गुड। और ये जो तुम बता रही हो ना म्यूजिक थेरेपी, तो एनिमल्स पर भी बड़ा असर करती है। म्यूजिक लगा दी तो गाय ज्यादा दूध देने लगती है म्यूजिक सुनते सुनते। यानी बहुत सारी पेड़ भी बोलते हैं कि यानी ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि यदि म्यूजिक वगैरह अच्छा वातावरण रहा तो जो पेड़ है, एक छोटा पौधा है,
वो बड़ी जल्दी बढ़ता है और काफ़ी हेल्दी वे में बढ़ता है। तो ये जो आप बता रही हैं कि साइकोलॉजिकल जो ये सारी चीज़ें कितना असर करती हैं, तो मैं तो ये बस बताना चाहूँगी मेरे सभी दर्शकों से कि जैसा कि इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में जो बातें करी हैं, कलर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, तो ये सारा कुछ हमारे आसपास ये है और इसका उपयोग हम करें और हम जानें कि भई ये क्या है। हम अपने बच्चों को ले जा सकते हैं और हम बड़े हैं तो हम जा सकते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल के हों, कॉलेज के हों, तो ज़ैनब जैसे जो भी कलर थेरेपी वगैरह में कर रहे हैं प्रैक्टिस, उनके पास जाएं, मिले और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि आजकल के समय में तो बहुत प्रॉब्लम्स हर किसी को है। इसमें बस मैं यही ऐड करूंगी कि अगर आप एक बार अगर आप आओगे तो आपको लगेगा कि इट इज नथिंग। मतलब जैसे सबको स्टिग्मा रहता है कि ओ मुझे थेरेपी नहीं चाहिए, मैं पागल नहीं हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज काउंसलिंग इज बेसिकली टू एनहांस योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाते हो, अपने माइंड को कैसे हेल्दी बनाते हो, इट इज जस्ट दैट। एंड आई एम हियर टू गाइड यू टू गेट इनटू अ गुड प्रॉपर डायरेक्शन थ्रू व्यूइंग लाइफ इन अ लाइट एंड अ लार्जर पिक्चर। करेक्ट। और ज़ैनब ऐसा है कि जो पागलपना वगैरह की बातें हैं ना, ये सब के लिए तो साइकेट्रिस्ट है। जो कि ऐसी कई प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसका जो सॉल्यूशन है वो वहाँ मिलता है। लेकिन तुम जिस इसमें कर रही हो प्रैक्टिस, इसमें तो है ना अपनी डे टू डे की छोटी छोटी प्रॉब्लम, गुस्सा आ रहा है या हमारे मन में कोई बातें जो हम नहीं बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या हमारा कुछ ऐसी किसी के साथ ऐसी अनबन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपके द्वारा सॉल्व हो सकती है। तो ये हम इसके लिए हम मेरे को लगता है लोग आपसे मिले, आप जैसे लोगों से मिले। तो तुमसे यदि मिलना हो तो कहाँ मिला जाए? अच्छा, तो मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है जी, आप बता दीजिए। उसका नाम है कलाइडोस्कोप बाय ज़ैनब। दिस इज द नेम ऑफ माय हैंडल। ओके, मैं इसका QR कोड भी इधर शेयर करती हूँ जी। तो अगर आप ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको मेरे पेज पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे, और ये पेज के थ्रू मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी और मेरे पेज का हैंडल भी दिया हुआ है। सो वी कैन गेट इन टच विद दैट। एंड अगर आपको थेरेपी सेशन नहीं भी लेना है तब भी अगर आप ये पेज फॉलो करेंगे तो मैं मेरे पेज पे ऐसे डेली इंसाइट्स देती हूँ। अच्छा, मैं डेली बच्चों की टॉपिक्स है, अडल्ट्स की टॉपिक है। अच्छा, ये लोग पूछ भी सकते हैं। यस, सो मैं सबके टॉपिक्स के ऊपर मैं रिसर्च करती हूँ, ब्लॉग्स लिखती हूँ और रील्स के द्वारा मैं सिंपल टिप्स देती हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, तो आप जैसा कि इन्होंने बताया है, यदि आप अपने क्वेश्चन वहाँ डालेंगे तो उसका रिप्लाई इनसे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।